Hello everyone, a very warm welcome to Desire is YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news. But first of all, I want to say I'm really sorry. मंडे को मैनेज नहीं हो पाता है मेरे से, बहुत ज़्यादा मेरा हैक्टिक शेड्यूल रहता है, इसलिए वीडियो हमेशा ज़्यादातर होता है कि लेट में ही आती है। मंडे बहुत ही ज़्यादा बिजी डे रहता है, जैसे जैसे जो है चीज़ें ओपन होती चली जाएंगी, मेरा जो है हैक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैनेज करना, और कोशिश तो मेरी रहती है कि आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ लाई जाए। और द हिंदू को आज हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस को कवर करेंगे। और हाँ, इंडियन एक्सप्रेस में जो है हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, और वो है वॉलंटियर्स के बारे में। वॉलंटियर्स कौन, वॉलंटियर्स किस फील्ड में, वॉलंटियर्स जो अपने आप को जो है ट्रायल्स में देंगे फॉर द कोविड वैक्सीन, और उनको क्या क्या कैसे रजिस्टर करते हैं, कैसे वैक्सीन मिलती है, ये सब हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और जो है आप हमें लाइव चैट में हम लोगों से बात कर सकते हैं डेली। ओके, और जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो वहाँ पे पूछ सकते हैं, और आपको क्विक रिस्पांस भी मिल जाएगा। चलिए, जो है हिंदू न्यूज़पेपर में जो है CIT लॉन्चेस चाइना क्विट इंडिया कैंपेन, इसको हम समझते हैं। तो व्हाट इज़ CIT? CIT जो है ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, एंड ट्रेडर्स ने ये डिसाइड करा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह, चाइना क्विट्स इंडिया, ये कैंपेन एक चलाया है, जिससे कि चाइना को जो है जो फूड प्रिंट है, यहाँ पे जो एक मार्केट वगैरह में जितना है, यहाँ पे पूरा घेर रखा है मार्केट, तो उसको कैसे कम करना है, उसको इसके बेसिस पे ये कैंपेन चलेगा। लगभग 600 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये कैंपेन चलेगा। एंड इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट से भी अपील करा गया है कि चाइना का से जो इंपोर्ट आता है उसको देखा जाए, एज वेल एज चाइना बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उस पर जो है चेक लगाया जाए, एज वेल एज द डिजिटल एप्स में। ओके, सो दीज आर द थिंग है। चाइना स्टेक इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मशीनरी वगैरह में है, ये भी चेक करा जाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जिससे कि चाइना पे कहीं ना कहीं एक रोक लग सकती है इन ट्रेडर्स की जो है कैंपेन चलाने से। अब आता है वेलफेयर स्कीम्स है, PM लॉन्चेस फार्म इंफ्रा इन स्कीम। ओके, जो फार्म इंफ्रा इन स्कीम है, इसमें क्या होगा, ये लगभग 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इससे आएगा। इसमें क्या होगा कि फाइनेंसिंग स्कीम अंडर 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये इससे स्टोरेज होगा, प्रोसेसिंग फैसिलिटी दी जाएगी, जिससे कि फार्मर्स वगैरह, हमारे जो किसान भाई लोग हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स उसको मिल सकेगा। एक स्टोरेज फैसिलिटी होना, प्रोसेस होना, फैसिलिटी अच्छी आना, इससे क्या होता है, जिससे जो उगाएंगे उसकी प्रोसेसिंग अच्छी हो सकती है, मार्केट में अच्छे फॉर्म में आ सकता है, और अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। और क्या ये भी रिलीज आया है कि जो 6 इंस्टॉलमेंट PM किसान स्कीम का लगभग जो 70,000 करोड़ था। देखो, ये चीज़ ये डिजिट याद कर रखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंफ्रा स्कीम है क्या, किस एरिया में है, ये स्टोरेज, एक तो ये याद रखना है, इंफ्रा स्कीम स्टोरेज के लिए है और प्रोसेसिंग के लिए है। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड द स्कीम क्या सपोर्ट करेगी, कौन कौन PACs करेगी, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को करेगी, और फार्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन, एग्री इंटरप्राइजेज एक्सेट्रा, इन बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि कहाँ पे जो जैसे धान हुआ या जो भी क्रॉप्स वगैरह हुई, तो उसको रखना कहाँ पे, उसकी स्टोरेज फैसिलिटी कहाँ है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह कहाँ है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। और एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो वेस्टेज वगैरह वाइल प्रोसेसिंग, वो चीज़ रिड्यूस करी जा सकती है। ओके, सो ये इंफ्रा स्कीम है। एक बेसिक आउटलाइन इसके न्यूज़ के थ्रू आपको पता चल सकती है, इसके बाद तो आप फर्निश कर सकते हैं अपने आप। अब आते हैं हम एडिटोरियल सेक्शन पे, ए न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया US टाइज। सो इंडिया US टाइज, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आपको जो है, माने जिसको नहीं पता है कि इंडिया US टाइज पहले कैसे रहा है, UNSC में
जो है यूएनएससी में इंडिया को लाने के लिए यूएस ने एफर्ट भी करा था, आपको इस आर्टिकल से पता चलेगा। ओके, तो आइए पढ़ते हैं। तो जो यूएस है उस समय लीडर थे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1940 में बोला था ब्रिटेन के उस प्राइम मिनिस्टर को, विंस्टन चर्चिल को, कि इंडिया को फ्री कर दो, एंड को ऑप्टेड इंडिया एज ए फॉर्मर एलाई इन वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो ऐसा बोला गया था। बट उस समय क्या हुआ था कि चर्चिल ने वो उस चीज़ को इतना नहीं ध्यान दिया और इंडिया को फ्री नहीं करा, उनकी बात नहीं मानी। फिर होता क्या है कि इंडिया स्टेबलाइज्ड आफ्टर ए ब्लडी पार्टीशन इन 1947, और फिर उसमें इंडिया में डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्री प्रेस, नॉन वायलेंस, ये सब जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने इंकॉर्पोरेट कर लिया। अब यूएन एंड चाइना का देखते हैं। अब यूएस ने जो है जब आया था कि यूएनएससी में सीट एक एशियन कंट्री को देनी है, तो यूएस जो है चाइना के सपोर्ट में नहीं था, एंड यूएस वांट इंडिया टू हैव दैट सीट। ओके, सो वो भी कौन सी, परमानेंट मेंबर की सीट। परमानेंट मेंबर की सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर होती है। ओके, सो उस समय क्या था कि यूएस ऑफर फॉर इंडिया टू ज्वाइन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये कन्वे करा गया था यूएस में जो इंडिया के एम्बेसडर थे उनको। तो उस समय इंडिया के एम्बेसडर, इंडिया को रिप्रेजेंट यूएस में कौन कर रहा था, कौन एम्बेसडर थे, वो थी मिस विजया लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन। ओके, वो वहाँ पर थी एज एन एम्बेसडर। तो उन्होंने अपने ब्रदर को ऐसा कन्वे करा कि जो है ऐसा ऐसा हो रहा है कि यूएस चाह रहा है कि हम चाइना के अगेंस्ट जाकर अफ्रंट करें और अपनी लिए यूएनएससी में सीट के लिए लड़ें। तो नेहरू वॉज ऑफ द आइडिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम जो है चाइना के साथ अपने रिश्ते नहीं खराब कर सकते, और हम यहाँ पे चाइना, हम अपने लिए नहीं, हम चाइना के लिए लड़ेंगे और चाइना के सीट के लिए करेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का डिसीजन था कि यूएनएससी में जो है चाइना जाए। ओके, परमानेंट सीट में। सो नेहरू डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ यूएस टू बिकम द यूएनएससी परमानेंट मेंबर। ओके, ये सब हुआ था, इसी वजह से इंडिया को जो है परमानेंट सीट से जो है नहीं मिली थी। अपॉर्चुनिटी थी, बट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करा गया था। शिफ्ट टू पाकिस्तान अब देखते हैं, इसमें क्या है। 1953 आफ्टर इंडिया स्टिल टू द सोवियत यूनियन, 1953 में रशिया की तरफ इंडिया का झुकाव ज़्यादा था, और जो है चाइना इन द कोरियन वॉर, यूएस ने करा कि ये डिसाइड करा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जिससे कि काउंटर वेट मिल जाएगा इन साउथ एशिया अगेंस्ट द सोवियत यूनियन एंड चाइना। ओके, एक पाकिस्तान को मोहरा बना के, पॉन बना के हम चलेंगे, ये डिसीजन लिया किसने, ये यूएस ने लिया। तो यूएस मेड पाकिस्तान ए मेंबर ऑफ द सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेंबर बना दिया, सेंटो का बना दिया, एज वेल एज लिबरली गिव एड एंड आर्मामेंट्स। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले से कितना जो है यूएस अपना फंडिंग करता था आर्मामेंट्स वगैरह के लिए। ओके, अभी ट्रम्प के टाइम में थोड़ा सा इस पर ऑब्स्ट्रक्शन लगा था, बट हमेशा से जो है ऐसे फंडिंग होता, और वही जो फंडिंग मिलती थी पाकिस्तान को, वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता था फॉर द टेररिज्म। ओके, सो पाकिस्तान विच वॉज नो मैच इन द मिलिट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंशियंट, ये कुछ भी मैच तो था नहीं, बट फिर भी वो इंडिया से जो है मैच करना चाहता था और अपने आप को इंडिया के इक्वली इंटरनेशनल डोमेन में रिफ्लेक्ट करवाना चाहता था। तो हुआ क्या कि इंडिया हैड टू गो वॉर विद पाकिस्तान इन 1965, 71 और 99। तो 3 टाइम्स वॉर हुई थी। ओके, और इसमें क्या था, बहुत सारे लोग मरे भी थे, शहीद भी हुए थे, बट जो है यूएस इवन सेंट अ 7th फ्लीट टास्क फोर्स विद न्यूक्लियर वेपन्स ऑन बोर्ड तो कि इंडिया को थ्रेटन करने के लिए। ओके, ऑन द डिसमेंबरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। सो इंडिया नीड्स सपोर्ट। अभी के, अब हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो इंडिया जो है सपोर्ट चाहती है यूएस का कि एज इट एलाई एज अ फ्रेंड्स
Israel in cyber warfare, satellite mapping of China and Pakistan, intercepts of electronic communication, उसको intercept करवाना, hard intelligence on terrorist, controlling the military and इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस टू पाकिस्तान. इंडिया नीड यूएस जो भी अंडमान एंड निकोबार में डेवलपमेंट वगैरह वर्क के लिए, लक्षद्वीप ऐसा नेवल एंड एयरफोर्स बेस बनाने के लिए, विच यूएस कैन शेयर अलॉन्ग विद इट्स एलाइज सच एज इंडोनेशिया एंड जापान. तो अब जो है थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट हुआ है. ये एक थोड़ा सा ये है कि ये देखो यूएनएससी में कैसे हुआ, फिर चाइना ने क्या करा, इसके बाद जो है आते हैं पाकिस्तान पे. पाकिस्तान में कैसे सीटो सेंटो में पाकिस्तान आया. ओके, तो ये चीज़ें बस इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलती है. अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस को जल्दी से कवर कर लेते हैं. इसमें है अगस्त लेसन, ये हम पढ़ेंगे. इसमें अगस्त लेसन में बस यही है कि जैसे कि अगस्त 15 1947 को हमें फ्रीडम मिली, और अगस्त 8 में क्या हुआ था, ये डू और डाई वाला हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको उन्होंने बहुत बार पढ़ा है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, फेवरेट क्वेश्चन रहा है यूपीएससी वगैरह का. एंड अभी क्या हुआ है, अगस्त में अयोध्या का भी कमेंसमेंट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा अगस्त लेसन हमें क्या क्या देखने को मिलता है हम इसमें पढ़ेंगे. सो इंडियाज़ इंडिपेंडेंस वॉज नॉट जस्ट अबाउट द एंड ऑफ द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, इट वॉज ऑल्सो ब्रिंगिंग डाउन द कर्टेन्स ऑन द डार्क एज ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, जो शुरुआत हो गई थी उस डार्क एज की महमूद गजनी के टाइम से इन 1001. सो वो ऐसा समय था जब इंडिया जो है एक्सप्लॉइट किया जाता था बाय इट्स इन्वेडर्स, ट्रेडर्स एज वेल एज कॉलोनियलिस्ट. जो आता था इंडिया को एक्सप्लॉइट करके चला जाता था, बिकॉज इंडिया में एक इनहेरेंट वीकनेस थी. वो वीकनेस क्या थी? वो वीकनेस थी कि इंडियंस यूनाइटेड नहीं थे, इंडिया वाली फीलिंग ही नहीं थी उनके उसमें. सोशो कल्चरल इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ आवर कंट्री वॉज ब्रूटली जो है एक्सप्लॉइट करा गया. हम लोगों की जो फेबलनेस है ऑफ द मासेस, उसको एक्सप्लॉइट करा गया. इन्वेडर्स हैड फ्री रन कमिंग इन, आते थे और लूट के चले जाते थे. महमूद गजनी, अहमद शाह अब्दाली, ओके, नादिर शाह, ओके, यू रिमेंबर दिस नेम्स ना, आते हैं लूट के चले जाते हैं. द लैक ऑफ सेंस बिलोंगिंग टू ईच अदर एंड द मिसिंग यूनिटी ऑफ एक्शन एंड पर्पस अमंग द माइरेड रूलर्स. लैक ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू ईच अदर, भाईचारा होना, ओके, ब्रदरहुड होना, हिंदू मुस्लिम एकता, ओके, हर रिलीजन की एकता. जब मुस्लिम्स नहीं थे तब जो है आपस में राजाई लड़ते रहते थे. तो इस तरीके से होता था कि अपने किंगडम के लिए लड़ रहे हैं, अपने छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं. तो इस तरीके से बिलोंगिंगनेस तो नहीं था. ओके, इसके बाद आते हैं कि मिसिंग यूनिटी ऑफ एक्शन. क्या एक अगर कोई आ रहा है आक्रमण करने के लिए इन्वेडर, तो किस तरीके से जो है हमें एक साथ होकर लड़ना है. ओके, ये चीज़ मिसिंग थी. एंड जैसे कि पृथ्वीराज चौहान वाला सबको पता है कि क्या हुआ था, महाराणा प्रताप, छत्रपति, इन लोग ये सब सोलो कैंपेन्स थे, अकेले ही जाके लड़ लिए. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, कोई नहीं खड़ा था. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एकदम जो है कह लें सीना थान के खड़ी थी और सब हार गए थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. ओके, आता है कि अलूरी, सीतारामा राजू वर नॉट एडिक्वेट. सो ये सारी चीज़ें थी. और बहुत कुछ ऐसे भी थे कि जब आए ब्रिटिशर्स वगैरह तो ब्रिटिशर्स से जाके इंडियंस मिल गया, जिसका फ़ायदा जो है एक कह लें उनको तो शॉर्ट टर्म के लिए रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा. ए डिवाइडेड नेशन हु नोज अबाउट सिंधियास. ओके, हमेशा जो है ग्वालियर जो है कह लें कि इनके बिना जो है ब्रिटिशर्स वगैरह
इंडिया में इतना पैर ही नहीं जमा सकते थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ए डिवाइडेड नेशन सफ़र फ्रॉम डिसग्रेस एंड डिसमेंबरमेंट। और एक बार कैसे इंडिया कैसे जाना जाता था जब ये इन्वेडर्स वगैरह नहीं थे, इट वाज नोन एज अ गोल्डन बर्ड। ओके, गोल्डन बर्ड की तरह था। ओके, हमारे यहाँ की इकॉनमी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही थी उस समय, बहुत अच्छा जीडीपी था। सो वंस रिच इंडिया वॉज रिड्यूस टू एन ओशन ऑफ पॉवर्टी आ गया, फिर बैकवर्डनेस आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई। बिकॉज तब हम अपने लिए नहीं कर रहे थे, दूसरों के लिए कर रहे थे। जो भी करते थे वो लेके चले जाते थे बिना हम लोगों को उसका फ़ायदा दिए हुए। सो पीपल बिगैन टू रिस्क। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स का इतना बढ़ गया कि जो है इन बहुत ज़्यादा गरीबी आने लग गई, तब लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और इसके बाद हुआ क्या कि लोगों ने अपने आप को रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया। ओके, जब रीडिस्कवर करना शुरू कर दिया, समझने लग गए कि क्या है, कि रियल है क्या, इंडिया है क्या। ओके, हमारा कल्चर कितना इम्पोर्टेंस रखता है अब। ओके, तो ये सब चीज़ें जब हमारा एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है वो आने लग गई लोगों में धीमे धीमे, तब जाके जो है ब्रिटिशर्स के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। 1857 तक वॉर तो हुई थी पर नेशनलिज्म वाली फीलिंग नहीं थी, सब अपने अपने पॉइंट्स के लिए लड़ रहे थे। ओके, तभी उसको बोलते हैं इट वाज नॉट, इट वाज ऑल्दो इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट वो नेशनल मूवमेंट नहीं था, सब अपने कारण के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद जो है आया नेशनल मूवमेंट, तब क्या हुआ, एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आ गई थी। ओके, जब टुगेदरनेस आई फीलिंग, तब जाके ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम आ गई थी। ये सब चीज़ थी। डार्क एज हटी कब? डार्क एज तब हटी जब हम लोगों के अंदर एनलाइटनमेंट आ गई थी। सो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्टेड ऑन August 8, 1947. The immediate ending of the British rule in India is an urgent necessity for both of the sake of India and success of the United Nation. जैसे जैसे ही एंड हुआ ब्रिटिश रूल, दोनों के लिए, यूनाइटेड नेशन एज वेल एज द यूनाइटेड नेशन की सक्सेस के लिए भी ये, तब ये इम्पॉर्टेंट था इंडिया की फ्रीडम। ओके, सो गांधी ऑल्सो रोड अबाउट डू और डाई। डू और डाई उनका ऐसा कैंपेन चला कि पूरे दुनिया को हिल गई थी इनके इस कैंपेन में। बहुत सारे फॉरेन जर्नलिस्ट भी आए थे इस कैंपेन को कवर करने के लिए। एंड क्या हुआ था कि फोर्स ऑफ ट्रूथ उस समय लोगों को जानने को मिला। ओके, और ब्रिटिश के बहुत सारे वॉर टाइम एलाइज थे, उन्होंने यूके को बोला कि मेंड देयर कॉलोनियल वेज, अपने जो कॉलोनियल वेज हैं उसको सुधार लो। ओके, इस तरीके का हुआ था। इसके बाद आता है जब ब्रिटिशर्स को लगा कि जापानीज इन्वेजन हो जाएगा, जापानीज आक्रमण कर लेंगे, तब उन्होंने कहा कि चलो आप क्रिप्स मिशन भेजा जाए इंडिया के लिए। क्रिप्स मिशन में क्या था, इंडियंस ने फॉल्ट देख ली। इंडियंस ने देखा कि जो है क्रिप्स मिशन भेजा तो है, बट उसमें जो है इंडियंस के लिए इमीडिएट जो इंडिपेंडेंस फॉर द कंट्री है वो डिमांड को ध्यान ही नहीं दिया गया। तो इसीलिए जो है इंडियंस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो गांधी जी वॉज हैड अ गुड मेजर ऑफ द माइंड ऑफ द ब्रिटिश। की गांधी जी मीन्स ऐसी पर्सनालिटी थे, उनके दिमाग में चलता रहता था कि ओके व्हाट, अब क्या ब्रिटिश लेंगे, वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, इसीलिए जो है वो जानते थे कि कब उन्हें स्ट्राइक करनी है, कब उन्हें अपने ये बात रखनी है। ओके, कहते हैं ना कि लोहा जब गर्म हो उसको तब मारो, तब वो अच्छे से मेंड होता है। तो इसी तरह वो जानते थे कि कब उन्हें स्ट्राइक करनी है। ओके, किस एक्शन पे स्ट्राइक करनी है। तो उन्होंने बस 3 वर्ड्स बोले, डू और डाई, बस इतने 3 वर्ड। और इससे जो है लोगों का इमेजिनेशन ऑफ द पीपल वो फायर्ड हो गया। लोगों को अंदर एक कह सकते हैं कि एक चिंगारी से आ गई फॉर फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसके बाद क्या हुआ, वाइस रॉय लिंगो थे, उन्होंने सोचा कि वायलेंस के थ्रू इस मूवमेंट को जो है ख़त्म कर दिया जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जैसे कि अब इंडिया में बहुत सारे एक मॉडरेट्स ग्रुप्स अभी ने पढ़ा होगा, फिर आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स आते हैं, एक आते हैं रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट जिनको टैग दिया गया। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम फ्रीडम फाइटर्स थे अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग के लिए। लेकिन महात्मा गांधी जी जो है वो वॉइस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल फॉर ओवर 30 ईयर्स थे, बिकॉज उन्होंने एक बैलेंस्ड वे में वो चलते रहे थे। ओके, इसीलिए 30 साल तक उनकी जर्नी थी। That's why he is recognized so much by everyone. So Mahmud Ghazni attacked the famous Somnath temple और पूरा एकदम उन्होंने तहस नहस कर दिया था 101 से 25 में, एंड लगभग 925 साल लग गए थे उसको रिस्टोर करने में। राम टेम्पल को कितने लग गए? 500 साल लग गए। ओके, एंड ब्रिटिशर्स का केवल कॉमर्शियल इंटरेस्ट ही था इंडिया में, एंड जो है ब्रिटिश ड्रेन अबाउट 45 ट्रिलियन ड्यूरिंग 1765 से 1938 इन अ डिफरेंट वेज। दिस वाज 17 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ऑफ द यूके। ऐसा आपने देखा होगा कि ये बात जो है अभी जैसे शशि थरूर जी गए थे ओके वहाँ यूके में, तो उन्होंने ये बोला भी था कि हम लोग पुअर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हम लोग रिच हुआ करते थे लेकिन अब हम पुअर हैं बिकॉज उसका कारण आप हैं, इसीलिए। ओके, सो दीज वर द थिंग्स आर देयर, एंड आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये बात बहुत ज़रूरी है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब भी हम डिवाइड हुए हैं हमेशा हम कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और इसीलिए हमें ये समझना चाहिए द यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। ये हमारे कंट्री के बेसिस पे नहीं है, ये हर जगह है। अगर हम 4 दोस्त एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी सक्सेसफुल हो जाएंगे जब हम यूनाइटेड हो के पढ़ेंगे। ओके, डिवाइडेड रहेंगे तो हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये थिंकिंग हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं हम एक्सप्लेन पेज पे। डिफेंस एम्बार्गो लिस्ट, द मिलिट्री इक्विपमेंट गवर्नमेंट विल सीज टू इम्पोर्ट। ओके, अब क्या है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा है कि वो कुछ आइटम्स हैं उसको जो है डिफेंस वाले उसमें वो इम्पोर्ट जो है कम कर देगा और धीरे धीरे एकदम ही बंद कर देगा। सो मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म विद 101 आइटम्स दैट विल हैव एन एम्बार्गो ऑन देयर इम्पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है? निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट का मतलब क्या है कि आर्म फोर्स विल प्रोक्योर ऑल ऑफ दीज फ्रॉम द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से लेंगे, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर ही क्यों ना हो या फिर PSU से। ओके, अगर हम देखें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की इसको बोलते हैं सिप्री, इसकी अगर हम रेटिंग इसका देखें तो इंडिया जो है हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। ओके, ये आर्म्स वगैरह का, तो हम देख सकते हैं कि लगभग 16.75 बिलियन तो हमारा इसी में ही खर्च हो जाता है। एंड इट विल, अगर हम इसमें लगा देंगे नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट वगैरह कर देंगे तो इट विल गिव डोमेस्टिक पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो जो है उन प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर कर सकें विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सो गवर्नमेंट हैज़ बीन होपिंग डिफेंस मैन्युफैक्चर सेक्टर कैन प्ले अ लीड रोल इन बूस्टिंग द इकॉनमी। फिर हमारा जो आत्मनिर्भर वाला जो हैशटैग है कि आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत, ये एक इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। एंड व्हाट डज इट इंक्लूड? इसमें है क्या? गवर्नमेंट सेट द लिस्ट कॉम्प्राइजेज नॉट जस्ट सिंपल पार्ट्स बट ऑल्सो हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स भी होंगे इसमें, जैसे कि असॉल्ट राइफल्स हो गए, सोनार सिस्टम हो गया, LCH वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें होंगी। और ये लिस्ट कैसे क्रिएट करी गई ये ध्यान रखना। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्रिएटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द मिलिट्री अफेयर्स DMA हेडेड बाय चीफ डिफेंस स्टाफ। ओके, ये लिस्ट इंक्लूड क्रिएट करता है। एंड हाउ विल इट कम इनटू इफेक्ट? विल इट कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली तो इफेक्ट में नहीं आएगा, बट हाँ ये धीरे धीरे हो जाएगा। लगभग 2020 से 24 तक जो है प्रोग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक सेपरेट बजट प्रोविज़न भी आएगा जिसमें कि डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट रखा जाएगा
और ये भी है कि एफडीआई लिमिट इन डिफेंस 49 to 74% जो है ये अंडर ऑटोमेटिक रूट कर दी जाएगी। अब आते हैं हम एक्सप्लेन पेज में, हाउ टू एनरोल इन अ वैक्सीन ट्रायल। ये एक इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे मिला, बिकॉज ये एक क्वेश्चन है भाई, ये जो वॉलेंटियर्स होते हैं ये कैसे करते हैं, एक डिस्कशन का भी टॉपिक है, एक अवेयरनेस का भी टॉपिक है कि वॉलेंटियर्स, अगर वैक्सीन ट्रायल हो रहा है वॉलेंटियर्स पे करा ही जाएगा, तो इस पे कैसे करा जाता है। ओके, सो दिस थिंग, देखो ये जो जो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता है, दैट हैव नेवर बीन यूज्ड। क्लिनिकल ट्रायल्स किसके ऊपर करा जाता है, वो मेडिसिन जिसको अभी किसी के ऊपर नहीं ट्राई किया गया है एक्सेप्ट एनिमल्स। ओके, सो ट्रायल्स के लिए फाइंड आउट कि वो सेफ है और इफेक्टिव है कि नहीं, एक ह्यूमन ट्रायल तो होना बनता है। ओके, कुछ मेडिसिन में किया जाता है। सो इन अ वैक्सीन ट्रायल एम इज़ टू चेक कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी पॉपुलेशन बाय बिल्डिंग देयर इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। तो ये चीज़ देखी जाएगी कि एक पैथोजन के अगेंस्ट में वो मेडिसिन कैसे वर्क करेगी। सो एक क्या होता है, हेल्दी पीपल है हु हैव नॉट बीन एक्सपोज टू ए पर्टिकुलर इलनेस, उसकी जो है और उस वो एग्रीड है कि वो वैक्सीन इंजेक्ट करवाने में अपनी बॉडी में, सो दे आर नोन एज वॉलेंटियर्स। ओके, कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए, उनका कंसेंट होना चाहिए, तब जाके उनको वो मेडिसिन दी जा सकती है। and researchers observe these volunteers to determine whether कि वैक्सीन सेफ है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेनिफिट क्या होगा, कि एक साइंस को इससे प्रोग्रेस मिलेगी, बट रिमेंबर कि ये यहाँ इसमें वो डोज लेना, ये सब करवाना, ये एक वॉलेंटरी डिसीजन है और ये पर्सन पे ही बेस्ड होता है डिसीजन, कोई इस पे कंपल्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसको समझ लेते हैं। इफ़ ए पर्सन इज एलिजिबल, देख लिया जाए कि हाँ इसके पास कोई ऐसी कोई इलनेस नहीं है, तो जो है उसको पार्टिसिपेट करने का मीन्स परमिशन दे दी जाएगी। एंड इसमें एज फैक्टर भी देखा जाएगा, उसकी इलनेस देखी जाएगी। फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ द ट्रायल क्या करा जाएगा, जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है, जैसे कि हो गया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो गया, जाइडस कैडिला की जाइकोव डी हो गया, ये लोग क्या 18 से 55 एज ग्रुप वाले लोग देख रहे हैं। ओके, एंड रिसर्चर ऑल्सो एक्सक्लूडेड जो कि अस्थमा, एलर्जी, हाई बीपी वगैरह या फिर डायबिटीज़ वाले लोग हैं, तो इनको रिसर्चर्स ने एक्सक्लूड कर दिया कि हम इनको एज अ वॉलंटियर्स नहीं लेंगे। अब मॉडिफाई क्या किया गया है, मॉडिफाई ये है कि जैसे कि जाइकोव डी है एंड द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैंडिडेट कोविशील्ड, इन्होंने जो है सेकेंड फेज ऑफ द टेस्टिंग इन इंडिया ये स्टार्ट करा है, और एज ग्रुप हु कैन पार्टिसिपेट वो चीज़ वाइडन कर दी है। इंडिया में ट्रायल है, अपने कंट्री में नहीं कर रहे हैं, वाई। ओके, चलिए वाई का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, वाई नॉट इन इंडिया, वाई नॉट इन अदर कंट्री। ओके, इसराइल भी आ रहा है तो इसराइल भी इंडिया में कर रहा है, तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। सो है कि 12 एंड अबव इन्होंने इतना डिसाइड करा है कि 12 साल का ही बच्चा अगर वॉलेंट्री करे तो ये ले सकते हैं। इन फेज़ 1 द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेस्ट द सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट्स देखा जाएगा, और फेज़ 2 में इम्यूनोजेनिसिटी देखा जाएगा कि क्या कितनी इम्यूनिटी आएगी। ओके, एंड इसके बाद आएगा फेज़ 3, इसमें एफिकेसी ट्रायल देखा है टू चेक हाउ इट इज़ यूजफुल इन द कम्युनिटी, अगर उसको वैक्सीनेट करा जाए। सो पीपल जिन्होंने फर्स्ट ट्रायल में करा वो अनदर ट्रायल्स में वो पार्टिसिपेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि क्रॉस कॉन्टेमिनेशन और उनको रिस्क डेंजरस एज वेल एज इट इज़ डेंजरस फॉर देयर लाइफ। सो हाउ डज वन एनरोल, एनरोलमेंट के लिए जो है वेबसाइट वगैरह पे डेटा अवेलेबल होता है, और वहाँ से क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए वो लोग ईजिली रजिस्टर कर सकते हैं, उनको वो लोग कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा देंगे वेबसाइट पे, उसके थ्रू उनसे बात करी जा सकती है। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर द रजिस्टर, तो रजिस्टर करने के बाद जो है इनको चेकअप वगैरह करा जाता है, देखा जाता है, कैमरे पे लिया जाता है कि ओके कंफर्मेशन कंसेंट कर लिया जाता है कि वो करवाना चाहते हैं कि नहीं।
फिर उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होती है, एलिजिबिलिटी देखी जाती है और उसके बाद उनको इंजेक्ट कर दिया जाता है। डू वॉलंटियर्स गेट पेड? कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, वॉलंटरी है इस पे। बस हाँ ये मिल जाता है कि फूड आपको मिल जाएगा, ट्रैवल जहाँ जहाँ जाना है उसके लिए ट्रैवल का मिल जाएगा कंपनसेशन, जिस जिस साइट पे उनका चेकिंग करवानी है। तो और यही नॉमिनल अमाउंट मिलता है। सो कैन ए क्लिनिकल ट्रायल गो रॉन्ग? ऑफ कोर्स इट कैन गो रॉन्ग। सो व्हाट हैपन इफ अगर रॉन्ग हो गया तब जाके जो है जैसे कि इंजरीज हो गई, मर गया कोई, डिसेबिलिटी हो गई, तब जाके जो है कंपनसेशन मिलेगा 2 लाख से 74 लाख तक। आप समझ सकते हैं जब इंसान वो ट्रायल करा रहा है, अपनी जान रिस्क में डाल रहा है, तब उसको कोई पेमेंट नहीं है, पर जब वो मर गया तब जाके उसको पेमेंट मिलेगा। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं। एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।